फोकस करेंगे। सफिया सेल्फ इंडक्शन का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, हार्डली 5 मिनट्स। सेल्फ इंडक्शन फिनिश करके उसके बाद वी विल गो फॉर सम न्यूमेरिकल्स। ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा बहुत याद है सेल्फ इंडक्शन क्या था? सेल्फ इंडक्शन ये ऐसा कुछ था कि the EMF is induced in a coil because of the change in current in the same coil। एक ही कॉइल है यहाँ पे, देखो सोलेनॉइड को मैं कॉइल बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली सोलेनॉइड बोलो या कॉइल बोलो, कुछ खास फर्क नहीं होता है, दोनों चल सकता है। ये जो सोलेनॉइड है इसको कॉइल बोल देते हैं। इस कॉइल में आपने करंट चेंज किया और करंट चेंज करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी कॉइल के अंदर। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये डायग्राम आई थिंक याद होगा आपको, और ये सब आर्ग्यूमेंट हमने पूरा कल किया था। यहां से मेन है, एक बार देख लो। फिर भी ये जो फ्लक्स दिख रहा है, इट्स अ टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द टर्न्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स है ये। एक टर्न से जितने फ्लक्स गए, दूसरे टर्न से जितने गए, टोटल फ्लक्स है ये सबका कंबाइंड। ये प्रोपोर्शन टू करंट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है phi is proportional to I, it is followed by any coil। कोई भी कॉइल इसको फॉलो करती है। जितना करंट तुम ज्यादा पास करोगे कॉइल में से, उतने ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा जनरेट होंगे। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन I। ये L कांस्टेंट है, इस L को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमने नहीं किया था L को डिस्कस। सिर्फ L का मैं एक नेम बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, याद है? ठीक है, तो L आया था, L आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव इसलिए लिया क्योंकि एक्चुअली में ये जो कंडीशन है, इसमें मैंने आपको कहा था कि जो स्विच है ना, स्विच को बार बार मैं ओपन क्लोज कर रहा हूँ। स्विच को बार बार तुम डिस्टर्ब करोगे तो ये जो करंट है ना, करंट भी चेंज होगा। तो करंट चेंजिंग है, अगर करंट चेंजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है। लेट्स से करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो डेरिवेटिव कैन बी टेकन। करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होंगे ना, डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन दे दिया, माइनस डी फाई बाई डी टी इज डिनोटेड बाय ई, इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ को मैंने कहा था बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिख रहा है? यहाँ पर देखो माइनस साइन आ रहा है। अगर बाय चांस आप कहीं किसी ने पूछ लिया कि माइनस साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन? देखो फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन में अगर माइनस साइन आता है ना, तो उसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे ही माइनस नहीं आता है अदरवाइज। तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ, इट विल अपोज द डीआई। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दिस ईएमएफ विल अपोज द डीआई। अब थोड़ा सोचो डीआई क्या है? डीआई इज अ चेंज इन करंट। तो जो बैक ईएमएफ है वो इस चेंज इन करंट को अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी? क्योंकि इस चेंज इन करंट की वजह से ही चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। और लेंज़स लॉ क्या बोलता है? ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है ना, इसलिए वो चेंज इन करंट को भी अपोज करेगी। माइनस साइन वापस वही है, लेंज़स लॉ की वजह से आया है। तो याद रखो E is given by minus L di by dt। di by dt is a rate of change of current through the same coil। ठीक है, तो L को डिस्कस करेंगे, बट बाकी चीजें पहले क्लियर कर लो। वेरी मच क्लियर। चलिए आज थोड़ा मैं L के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस L। सबसे पहले L का नेम क्या है? L का नेम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसका नेम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या कभी कभी इन शॉर्ट हम लोग इसको खाली सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। सिर्फ सेल्फ इंडक्शन भी बोला जा सकता है, डिनोटेड बाय एल सिंबल। अगर मैं सेल्फ इंडक्शन सिर्फ बोलूं तो भी एल हो सकता है, वो एल का नेम सेल्फ इंडक्शन भी है। अब ये एल है क्या? देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये फ्लक्स पास हो रहे हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके हमने एल डाला, है ना? तो अभी L क्या है? एक्चुअली में ऐसे कहा जाता है कि जो ये L है ना, L डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री ऑफ द कॉइल। ऐसे कहा जाता है, L डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। L ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है?
ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि जो L है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, इन चीजों पे डिपेंड करता है। कॉइल की लेंथ कितनी है, कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, कॉइल में कितने टर्न्स हैं, ये जो फिजिकल फीचर्स है ना कॉइल के, उस पे डिपेंड करता है। L depends on physical features like length, area of the coil, the number of turns of the coil, उसको बोलते हैं it depends on geometry। ठीक है, ये लेकिन इस बात का भी कोई प्रूफ तो होगा ना कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड है। यस, वो मैं अभी करने वाला हूँ। L depends on geometry, इस चीज का क्या प्रूफ है, ठीक है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एक बात बताओ स्टूडेंट, ये सपोज आपका ये है सोलेनॉइड है, ठीक है, इस सोलेनॉइड में से करंट जा रहा है, ये देखो आई, करंट जा रहा है आई, इस सोलेनॉइड के में से करंट जा रहा है आई, तो सोलेनॉइड अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग वन पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ये मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं सिर्फ ये प्रूफ कर रहा हूँ कि एल कैसे ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, हाउ एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, वो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो उसके प्रूफ के लिए देखो, टेक अ सोलेनॉइड, पास अ करंट, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखो मैंने अंदर एक पॉइंट लिया, दिख रहा है ये पॉइंट, सो दिस इज पी पॉइंट। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, दिस पॉइंट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ना, ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हमने ये पहले फाइंड किया है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ यूज करके हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, याद करो। एक टोरॉइड करके भी कराया था, टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, टोरॉइड सोलेनॉइड। तो ये यहाँ पे बी फाइंड किया था, किसी को याद है बी कितना होता है यहाँ पर यूजिंग एम्पियर्स लॉ, कितना बी आया था? व्हाट्स द बी इनसाइड द सोलेनॉइड, एनीबॉडी? अब बोलेंगे सर ये कैसे, हम सब तो भूल गया होगा ना, है ना, आई एम श्योर। किसी को याद है बी कितना था इनसाइड द सोलेनॉइड? एनीबॉडी? अब नोटबुक मत पलटना, अगर गलती से भी आप नोटबुक देख पीछे घुमा के सोच रहे हो देख लूंगा मैं, तो वो मत करो, आई डोंट वांट दैट, मुझे नहीं चाहिए वो। किसी को याद है बी कितना है? नहीं सर, कहाँ से याद होगा, एक बार आप पढ़ा देते हो उसके बाद हम लोग उसको देखते भी नहीं है ना सर, कौन देखेगा सर, क्या करना है सर, जब बोर्ड एग्जाम होगा तब पढ़ के जाएंगे ना सर, बोर्ड एग्जाम में तो लिखना है। यही गलती कर रहे हो बेटा, बोर्ड एग्जाम कुछ काम की चीज नहीं है। ये सर को मत बोलना, एमबीसी सर को, सर मेरे ऊपर चलाएंगे कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो। ठीक है, ये आपके और मेरे बीच में है खाली। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कौन देखता है, कुछ नहीं है, सच बोल रहा हूँ, बकवास है। बोर्ड एग्जाम के पीछे मत भागो, खाली एक ही चीज के पीछे भागो जो मैं 10 बार बोल चुका हूँ, और उस चीज के पीछे आप भाग ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, अभी क्या बोलूं मैं। ठीक है, अगर आप उस चीज के पीछे भागते जो मैं बोलता हूँ तो अभी याद रह सकता था शायद। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, बी इनसाइड द सोलेनॉइड, इसकी फॉर्मूला है म्यू 0 ni, दैट्स इट, इतनी थी। और ये हमने डिराइव भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं डिराइव की है। याद आ रहा है कुछ? टेल मी यस और नो, कुछ याद आ रहा है ये कि मैं अभी दिखाऊं फिर से प्रूफ करके? सिर्फ म्यू 0 ni। ठीक है, जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं उनको से पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट याद आ रहा है, नहीं ना? अच्छा, किस जिनको याद आ रहा है तो लगता है हाँ सर अभी तो याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये एम्पियर लॉ से प्रूफ किया था, पहले बायोट-सैवर्ट लॉ कराया था, उसके बाद एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ से ये प्रूफ किया था। एक रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप बनाया था मैंने अंदर। अच्छा एक बात, इसमें जिनको याद आ रहा है, ये किसी को ये याद आ रहा है कि ये एन क्या है? माइक ऑन करके बताओ, ये एन क्या है इसमें? सर वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स per unit length. अच्छा करेक्ट है, याद आया ना, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स लेकिन पर यूनिट लेंथ था, याद है? मैंने नंबर ऑफ बताया था टर्न्स, ये, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल करेक्ट है। अभी कैसे याद आया देखो, मतलब दिमाग में था, पूरा याद नहीं आ रहा, ये एक लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। प्रैक्टिस नहीं है ना, जीरो है ऑलमोस्ट, फिजिक्स के टच में ही नहीं रहना है आपको। ठीक है, ठीक है,
Listen अभी ठीक है, तो n is a number of turns per unit length, करेक्ट है। तो देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सपोज ये जो सोलोनॉइड है ना, इसमें टोटल टर्न्स जो है, टोटल टर्न्स इतने हैं, देखो दिस इज द टोटल टर्न्स, कितने, कैपिटल N इज द टोटल टर्न्स। और सोलोनॉइड की जो लेंथ है ना, जिस लेंथ में ये टर्न्स हैं, वो लेंथ है L, कैपिटल L। कैपिटल L तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, स्मॉल l लिख देते हैं। स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। ये देखो मैंने यहाँ पे n by l लिखा है, n इज द टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, मतलब ये है स्मॉल n। स्मॉल n की फॉर्मूला ऐसे होगी, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। स्मॉल n की ये फॉर्मूला है, चलो ठीक है। तो ये b है यहाँ पर। एक बार बताओ, दिस इज अ b। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, b आई मल्टीप्लाई विद a। ये देखो b आई मल्टीप्लाई विद a। a क्या है, a इज अ एरिया ऑफ दिस टर्न, a इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस टर्न्स। ये जो टर्न्स है ना, ये टर्न्स की एरिया है a। तो दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, म्यू 0 ni a। तो ये b a हो गया, देख लो। व्हाट इज b इनटू a? इट्स अ फ्लक्स, इट्स अ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न और ऑल टर्न्स हो गया यहाँ पे b इनटू a करने पे। कल बताया था मैंने ये चीज। b इनटू a करेंगे ना, b इनटू a किया बस सिंपली, तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न। ठीक है, n टर्न्स के लिए आपको n भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे n मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स इसमें कैपिटल N है ना, कैपिटल N इज द टोटल टर्न्स ना। तो इधर में देखो कैपिटल N से भी मल्टीप्लाई किया, दूसरे साइड भी कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया, NBA दिस बिकम द टोटल फ्लक्स। कल भी बताया था मैंने ये, NBA इज अ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। टोटल टर्न्स जो हैं N है, तो टोटल फ्लक्स जो होंगे वो NBA होंगे। तो टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, म्यू 0 ni इंटू a इंटू n। लेकिन कल मैंने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होते हैं ना, टोटल फ्लक्स को LI करके भी लिख सकते हैं ना, टोटल फ्लक्स को तो LI भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल फ्लक्स है, इसको हम लोग LI भी करके लिख सकते हैं। ये देखो वेर ये जो L है वो क्या है, L इज अ सेल्फ इंडक्शन। अब देखो दोनों साइड से I कट हो जाएगा, दिस I इज अ करंट इन द सोलेनॉइड, I गॉट कैंसल्ड। तो ये देखो क्या बना, म्यू 0, ये जो स्मॉल n है याद है, स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, इट्स n by l। स्मॉल n को आप ये लिखो n by l। और एक कैपिटल n है, देखो एक और कैपिटल n है, तो ये कैपिटल n का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एरिया इक्वल्स टू l। ये I तो कट हो गया, ये देखो l की फॉर्मूला बन गई, ये l की फॉर्मूला है। ठीक है, दिस l इज अ सेल्फ इंडक्शन। देखो ये l की फॉर्मूला है, दिख रहा है? तो आप देख के बताओ, फॉर्मूला आपके सामने है। l किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी फिजिकल चीजें जिस पे डिपेंड कर रहा है l? आंसर मी, शेयर विद मी, बोलो। Area, Length number or of turns, area, number of turns. length of अच्छा ये Length. लेंथ है ना, Length. लेंथ पे भी डिपेंड है। म्यू 0 के बारे में मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट म्यू 0 कि म्यू 0 के लिए क्या बोलना है। लेकिन बाकी n a और l पे डिपेंड है, वो तो दिख रहा है ना। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो l है ना, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। l ज्योमेट्री पे डिपेंड है, क्योंकि l की ये फॉर्मूला है, देखो क्लियर, क्लियर। अच्छा अभी आपको एक छोटा डाउट आएगा कि जो l है वो तो म्यू 0 पे भी डिपेंड कर रहा है, L is also depending on म्यू 0। म्यू 0 मतलब इसको क्या बोलेंगे फिर, what should I say about म्यू 0? म्यू 0 का नाम तो आपको पता होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको म्यू 0 को, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो म्यू 0 के लिए मैं क्या बताऊंगा, ध्यान से देखो। एक बार बताओ, ये जो सोलेनॉइड है जनरली है, ये सोलेनॉइड के अंदर एयर है, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द एयर। सोलेनॉइड के अंदर एयर है ना, मैग्नेटिक फील्ड एयर में सेटअप हो रहा है। तो ये है म्यू 0 जो है ना, इट्स अ परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम है या एयर है, तो ये उसकी परमिएबिलिटी लिए। अगर सोचो आपने सोलेनॉइड के अंदर आपने एक आयरन का रॉड डाल दिया,
यू टेक अ सोलोनाइड और उसके अंदर आपने आयरन का रॉड डाल दिया ऐसे। तो सोलोनाइड के अंदर आप जो रॉड डालते हो ना, इस रॉड को यूजुअली कोर कहा जाता है। सोलोनाइड के अंदर आप कुछ भी डालते हो ना, सोलोनाइड का जो अंदर आप डालते हो उसको कोर कहा जाता है। इट्स अ कोर ऑफ द सोलोनाइड। तो सपोज मैंने आयरन की रॉड डाल दी सोलोनाइड के अंदर, मतलब आयरन का कोर है। नाउ कोर इज मेड अप ऑफ आयरन। इस रॉड को कोर कहते हैं, जो अंदर रॉड डाली जाती है। तो कोर किसका बना हुआ है? आयरन का। इट्स आयरन कोर। तो आपको क्या लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलोनाइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन के थ्रू पास होगी ना? इट विल बी सेट अप इन द आयरन ना। तो आयरन के लिए होगी ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर बन रही है, तो यहाँ पे हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ आयरन ले लेंगे। वी विल नॉट टेक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वी विल टेक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन। ठीक है, मीडियम ही आपने चेंज कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोगे परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, तो क्या लगता है ये सेल्फ इंडक्शन एल की वैल्यू भी अलग आएगी कि सेम आएगी? Here now you are taking permeability of vacuum, then you will take permeability of iron. तो L का वैल्यू अलग आएगी बदलेगा। सर। L इस पे भी डिपेंड करता है, L इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि इस सोलेनोइड के अंदर क्या है। कोर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? अंदर जो है अगर एयर है तो L का वैल्यू अलग आएगा। अंदर अगर आपने आयरन का रॉड डाल दिया तो L का वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, L चेंजेस विथ अ मीडियम। जैसे आप चेंज करोगे अंदर की रॉड, तो L का वैल्यू चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है L इन सब फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। लास्ट में मैं खाली क्या करता हूँ, ये L जो है, L इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L का यूनिट बता देता हूँ मैं। लेट्स डिस्कस द लास्ट थिंग, द SI यूनिट ऑफ L। ठीक है, SI यूनिट ऑफ L। सो एक काम करो, SI यूनिट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, ये देखो, आपको ये फॉर्मूला याद होगी। बैक ईएमएफ इज गिवन बाय L di by dt। कुछ मिस्टेक है इस फॉर्मूला में कि बराबर है? देख लो। माइनस साइन आएगा। नेगेटिव। माइनस साइन आएगा, एग्री विथ यू, माइनस आएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, यूनिट निकालना है खाली। आई वांट टू कैलकुलेट द यूनिट। यूनिट निकालने के टाइम पे मैं माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट नाउ वी कैन इग्नोर द माइनस साइन, बाकी ठीक है। फिर चलो एक बार बताओ, आप लोग बताओ, E का यूनिट क्या होगा? एनी आइडिया व्हाट विल बी यूनिट ऑफ E? वोल्ट। अच्छा, ये L का यूनिट तुमको नहीं मालूम है, यू डोंट नो द यूनिट ऑफ L। di by dt का यूनिट क्या होगा? di by dt का एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर सेकेंड। मीटर क्या आएगा? टाइम का यूनिट मीटर होता है क्या? dt इज अ टाइम, एम्पियर पर सेकेंड आई थिंक, राइट? सो देखो, ये देखो, मैंने वोल्ट लिख दिया फॉर ईएमएफ। L को मैंने कुछ नहीं लिखा है, L एज इट इज रखा है मैंने। di by dt का यूनिट है एम्पियर पर सेकेंड। तो एम्पियर पर सेकेंड तो उस तरफ शिफ्ट करो, आपको L का यूनिट क्या बनेगा? देखो, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ L? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ना। क्या यूनिट बन रहा है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। आ रहा है यूनिट? देखो, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। क्या यूनिट आ रहा है? वोल्ट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। आर यू गेटिंग दिस यूनिट? अब यूनिट करेक्ट है, दिस इज ऐसा यूनिट, बट इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो अभी थोड़ा ओम्स लॉ यूज करो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्ट अपॉन एम्पियर है ये। वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या लिख सकते हैं पता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन I क्या होता है? V अपॉन I। रेजिस्टेंस। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर मिला के ओम बनेगा ना। ओम इज आल्सो द यूनिट ना। तो यूज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करो। वोल्ट पर एम्पियर को आप ओम्स लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज ओम्स। तो ये सेकंड बाद में रहेगा, तो यूनिट बन रहा है ओम सेकंड। तो हम लोग यूनिट ये भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये भी लिख सकते हैं ओम सेकंड, दोनों चलता है। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब कौन इतना याद करेगा ओम सेकंड है या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर?
ठीक है, ये दोनों यूनिट्स करेक्ट है, इट्स यूनिट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या ओम सेकंड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन यूनिट को रिमूव करके वी डू नॉट इवन राइट ओम सेकंड, हम लोग ओम सेकंड भी नहीं लिखते हैं, इसको रिमूव करके हमने इसका नया यूनिट रखा है, एक यूनिट इज केप्ट ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम पे रखा है, ओम सेकंड इज रिटन एज हेनरी, ओम सेकंड को हेनरी लिखा जाता है, हेनरी, हेनरी इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट who was helping the Faraday in developing the laws of electromagnetic induction. हेनरी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो हेनरी के नाम पे यूनिट रखा गया है, तो ओम सेकंड इज रिटन एज हेनरी। अब आपको हेनरी पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, या अगर शॉर्ट में लिखना है तो जस्ट वी हैव टू राइट कैपिटल एच, सिर्फ कैपिटल एच लिखा, दैट आल्सो बिकम हेनरी। ठीक है, सो दिस इज द एवरीथिंग अबाउट सेल्फ इंडक्शन वी फिनिश्ड। ठीक है, यहां पर सेल्फ इंडक्शन पूरा समझा दिया मैंने, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं, थियरी थियरी भी है बट आज स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग टाइम में लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ठीक है, थोड़े न्यूमेरिकल आज ट्राई करते हैं। सर हाँ बोलो। सर, वो जो आपने एल के बारे में बताया ना, आयन का, वो वापस बताओ ना क्योंकि लाइट गया था। एक काम करो फिर 10 o'clock के बाद आप बैठो, 5 मिनट में करा दूंगा, अभी बीच में कराऊंगा तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी अटेंड किया वो बोलेंगे रिपीट हो रहा है सब। 2 मिनट ही मिस हुआ है कि बहुत ज्यादा मिस हुआ है, कि सर वो क्या ही मिस हुआ? अच्छा, आयन। बीच बीच में थोड़ा संभालो लास्ट ना, में बता दीजिएगा, चलेगा? मैं लास्ट में बता देता हूँ। एक बार बताओ फिर भी, एक मिनट स्क्रीन पे देखो, ये मैंने आज वो यही डिस्कस किया है, ऊपर ऊपर जो बना है, सबसे ऊपर, सबसे यहाँ से ऊपर। ये जो, नहीं, हाँ हाँ अच्छा वो आयरन कोर वाला जो लिखा है, आयरन कोर, हाँ। हाँ ये 2 मिनट का ही काम है, मैं बाद में करा दूंगा, चलेगा। एट द एंड यू सेड सिट विद मी, आई विल डू इट। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ स्टूडेंट, राइट इट डाउन प्लीज। एक न्यूमेरिकल लिखो। द इलेक्ट्रिक सॉरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट डाउन, द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through, the magnetic flux passing through a square coil, the magnetic flux passing through a square coil is given by, magnetic flux passing through a square coil is given by, is given by, see screen पे मैंने लिखा है आपके लिए, 3t square plus 2t plus 4। ठीक है, flux are given by this formula। ठीक है, then calculate the EMF induced, then calculate the EMF induced in the coil, calculate the EMF induced in the coil at t equals to 2 second, EMF induced in the coil at t equals to 2 second, जब टाइम 2 सेकेंड है तब EMF induced चाहिए, फुल स्टॉप। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, कैलकुलेट द EMF at t equals to 2 seconds, try this। सर वो आपने स्क्वायर का ये नहीं बताया लेंथ कितना है? हाँ मैंने नहीं बताया क्योंकि शायद उसका जरूरत नहीं होगा, इसके लिए नहीं बताया ना, थोड़ा सोचो ना, अगर नहीं दिया तो कुछ तो रीजन होगा उसका। हम्म
क्या करेंगे? नहीं आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। What else we can do? We will just differentiate this. 14 वोल्ट है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, d5/dt। डेरिवेटिव लेंगे ना तो 3 × 2t हो जाएगा प्लस 2, और डेरिवेटिव ऑफ 4 तो 0 हो जाता है ना। d5/dt आ गया। d5/dt is nothing but EMF induced. So EMF induced is given by 60 + 2, है ना। तो EMF भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। E also depends on t। जिस टाइम पे आपको EMF निकालनी है एग्जैक्टली वो टाइम डाल दो यहाँ पे। 14 वोल्ट आंसर आ रहा है। यस करेक्ट है। ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। मेरा नाम रीड नहीं कर रहा हूँ, सबका आंसर करेक्ट है। इट्स 14 वोल्ट। इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। गेटिंग? हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन नाउ। या फिनिश ना? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A loop of area, write down. A loop of area 5 centimeters square. A loop of area 5 centimeters square is placed in a magnetic field. Is placed in a magnetic field which is changing with time, which is changing with time as हाँ as के बाद जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वैसा लिखो। B = B0 sin ओमेगा t, स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, लिखा है ये? हाँ, where B0 is equal to 0.2 टेस्ला। जो B0 है ना, B0 is equal to 0.2 टेस्ला, और ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा इज 300। ओमेगा इज 300। स्टूडेंट एक सेकंड वेट करो, जस्ट आई एम कमिंग, एक सेकंड। या सो ओमेगा कितना लिया? 300। ओमेगा इज 300। फुल स्टॉप लिख दिया। इसके आगे लिखो फाइंड the maximum EMF induced in the coil. Find the maximum EMF induced in the coil if the plane of the coil makes angle of 60 degree. मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द मैक्सिमम EMF induced in the coil if the plane of the coil makes an angle of 60 degree with the field. Full stop। लिखा? आगे लिखो, थोड़ा और है, जस्ट थोड़ा और है। Also calculate the EMF induced at the time. Pi upon 900
अपॉन 900 सेकेंड्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल्सो कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस एट द टाइम पाई अपॉन 900 सेकेंड्स। स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन लिख लिया? आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से रीड करो इसको, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और रीड करने के बाद क्या करो, जो जो गिवन है ना उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाएंगे हम लोग, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं। लिखा है देयर इज अ स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लूप है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कोई भी शेप का एक लूप है, सर्कुलर भी ले सकते हैं। ये देखो, ये लूप है, इसकी एरिया दी हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी, अब ये लिखा है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, सी दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बी लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मतलब ये जो बी है ना, ये चेंजिंग बी है। ओके, लेट इट बी। बी चेंज होगा तो मतलब इसमें से फ्लक्स भी चेंज होंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी मतलब फ्लक्स बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी मतलब फ्लक्स कम होंगे। फ्लक्स आर चेंजिंग, so definitely इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। We have to find out the maximum value of EMF induced. EMF maximum कितना इंड्यूस होगा? या एनी आइडिया कहाँ से स्टार्ट करें? कुछ आइडिया बोलो, मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो कैसे स्टार्ट करोगे? Anybody? Nobody? No one? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर बी से स्टार्ट करते हैं। BAW फ्लक्स कैलकुलेटर वैल्यूज डालेंगे। सर इससे स्टार्ट करते हैं 5 से, फ्लक्स से। हेलो सर, स्क्रीन ब्लैक हो गया। आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। इस पहले फ्लक्स निकाल लें इस कॉइल में से, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, क्योंकि फ्लक्स गिवन तो नहीं है ना, पहले क्वेश्चन में गिवन थे, इसमें नहीं गिवन है। पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स आर गिवन बाय बी इनटू एरिया। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, देयर इज नो नंबर ऑफ टर्न्स, इट्स जस्ट सिंगल कॉइल। बी इनटू ए करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरिया है वो तो गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया में लिख दूं, लेकिन एक्चुअली में आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा होती है फॉर्मूला। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में क्या एंगल है वो हमको देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कहीं 60 डिग्री गिवन है ना, शायद कुछ तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है 60 डिग्री के बारे में। 60 डिग्री किसके बीच में एंगल है? पढ़ो। सर प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मतलब बी ना। तो एक बात, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो प्लेन ऑफ द कॉइल वर्टिकल है ऐसा। तो ये एंगल मतलब बोली गई है कि 60 डिग्री, ये वाली सीधा डायग्राम, इट्स एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल 60 है। लेकिन आपको याद है एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? एरिया वेक्टर तो ऐसे बनाया जाता है, परपेंडिकुलर ऑन द एरिया। सो कैन यू गेस व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द बी? 60 कि कुछ और होगी? 30 होगी ना। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द बी विल बी 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा 30 लेना है। तो इवन दो गिवन 60 है लेकिन लेना 30 है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बिना समझ के करते हैं ना वो 60 डाल के आते हैं, उनको लगता है सर 60 गिवन है डाल दो, ठीक है, जो दिखा डाल दो। लेकिन थोड़ा नॉलेज होगा तो ही आप कर पाओगे। थीटा 60 लेना नहीं है, 30 लेना है।
सो एक काम करो, एरिया की वैल्यू डालो। एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁴। ये देखो मैंने एरिया डाल दिया। cos ऑफ 30 डिग्री आपने बोला ना, इधर मैं लिख रहा हूँ cos 30। साथ में ये b है। b की भी कुछ फॉर्मूला गिवन है। b इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, b0 sin ओमेगा t। ये देखो b को लिखा मैंने, b0 sin ओमेगा t। इट्स अ फ्लक्स। तो काफी अजीब आ रहा है। b का वैल्यू लिखो, एरिया का वैल्यू लिखा और थीटा मैंने 30 डाल दिया। देखो ऐसा आ रहा है ना। हाउ मच इज cos 30? cos 30 is √3/2। 5 इंटू 10⁻⁴। ये एरिया है। b0 की वैल्यू भी गिवन है। b0 का वैल्यू आपको गिवन है 0.2। b0 इज गिवन 0.2। sin ओमेगा t, ओमेगा का वैल्यू भी गिवन है 300। ओमेगा गिवन है 300 t। देखो कुछ ऐसा आ रहा है। सो ये 2 का टेबल 0.2 पे लग जाएगा, इट विल बिकम 0.1। थोड़ा सॉल्व करो, कोई भी कर सकता है इसको सॉल्व। इट विल बी 5√3 इंटू 10⁻⁵ पावर sin 300t। देखो यहां तक आप पहुंच सकते हो। दिस इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम t। ये फ्लक्स की फॉर्मूला में देखो t आ रहा है, मतलब फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टाइम। फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। गेटिंग? ये तो फ्लक्स मिल गए, देख लो कैसे किया है। तो फ्लक्स एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब बताओ, फ्लक्स नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे लगता है आई थिंक ईएमएफ फाइंड करना है हमको। तो इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए ना। लेट्स टेक अ डेरिवेटिव d∅/dt। डेरिवेटिव लेंगे तो 5√3 इंटू 10⁻⁵। इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin 300t होगा। डेरिवेटिव ऑफ sin 300t विल बी cos 300t। डेरिवेटिव ऑफ sin cos हो जाएगा। फिर उसके बाद अंदर की जो एंगल है ना, एंगल है अंदर 300t इज एंगल, ये 300t का डेरिवेटिव होगा। व्हेन यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ 300t क्या आएगा बोलो? 300। तो 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में। देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसको। सो डेरिवेटिव 300 आएगा विच विल बी मल्टीप्लाइड हियर। ठीक है। सो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं अभी। d∅/dt विल बी द ईएमएफ। d∅/dt ही ईएमएफ होगा ना। 300 का क्या करो, 300 इंटू 5 करेंगे, इट इज 1500 √3 इंटू 10⁻⁵ cos ऑफ 300t। तो देखो ये ईएमएफ की जनरल फॉर्मूला बन गई। दिस इज अ फॉर्मूला विथ विच यू कैन कैलकुलेट ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे आपको ईएमएफ निकालना है तो ये फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ। पहला आपको पीक ईएमएफ निकालने, पीक ईएमएफ मतलब मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है। वो कैसे हो गया? एनी आइडिया? सिंपल है। मैक्सिमम ईएमएफ कैसे होगी, कैसे निकालोगे? 300t 0 होगा। यस सीधा देखो 0 होगा। ईएमएफ पीक पे कब पहुंचेगी पता है? जब कॉस का वैल्यू 1 होगा। तब ऐसे लिख सकते हो, ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन cos 300t इज इक्वल टू 1। जब cos का वैल्यू 1 हो जाता है ना, यहाँ पे देखो एक cos का वैल्यू है, वो जब 1 हो जाएगा तब ईएमएफ अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगी। तो ऐसे लिख दो, when cos of 300t is equal to 1 the EMF will be maximum। तो काम करो, इस इक्वेशन में cos को 1 ले लो, cos का वैल्यू 1 हो गया सपोज, तो बचेगा क्या? वही मैक्सिमम ईएमएफ है, यही बचेगा ना। देखो दिस विल बी पेंडिंग ना, यही पीक ईएमएफ है। तो हाउ मच इज पीक ईएमएफ? मैक्सिमम ईएमएफ इट्स 1500 √3 into 10⁻⁵, isn't it? एग्जाम में ऐसा छोड़ के मत आना, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप। इट इज 15 √3 का वैल्यू डालो 1.732, और जो 00 है, 00 और ये 10⁻⁵ मिलके 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आया तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यू नीड टू मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये ईएमएफ नहीं है, ये मैक्सिमम ईएमएफ है। पीक ईएमएफ इतना होगा। फिनिश दिस पार्ट। ये पार्ट फिनिश करो।
ठीक है, हो गया? ठीक है, अब उसके बाद बताओ, एक और चीज पूछी है, कैलकुलेट द ईएमएफ एट टाइम t इक्वल्स टू पाई अपॉन 900 सेकेंड्स। वो कर पाओगे आप? थोड़ा सोचो कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द ईएमएफ एट द टाइम ऑफ पाई अपॉन 900 सेकेंड्स। जब टाइम इतना हुआ है पाई अपॉन 900 सेकेंड्स, उस टाइम पे भी हमको ईएमएफ निकालनी है। या एनीबॉडी, ये कितना आ रहा है आपका? 25.98। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे थोड़ा सोचो। या ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, अब थोड़ा सेकेंड पार्ट पे सोचो। करेक्ट है आपका आंसर। नाउ थिंक अबाउट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है कि ईएमएफ इंड्यूस एट द टाइम ऑफ पाई अपॉन 900 सेकेंड। तो टाइम गिवन है आपको, जिस टाइम पे निकालना है। तो आपके पास ईएमएफ की एक फॉर्मूला है, ईएमएफ इज 15√3 into 10⁻³ cos of 300t। ये ना आपका? हाँ, यस, जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं करेक्ट है आपका आंसर। ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ईएमएफ एट एनी टाइम t। यहाँ पे अपना टाइम डाल दो ना, यहाँ पे टाइम पुट करो पाई अपॉन 900। टाइम यू पुट एज पाई अपॉन 900 ओवर हियर। सो 300 into पाई अपॉन 900, ठीक है बोले, यहाँ पे डाल दो। तो आई थिंक ये cos ऑफ π/3 आएगा, राइट? cos ऑफ π/3 मतलब cos ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 इज 1/2। तो बस यहाँ पे खाली 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैन यू डू इट? कर सकते हो ना? ये डाल दो खाली t का वैल्यू, सॉल्व करो। इट इज cos ऑफ π/3। सो आई थिंक यू कैन डू इट। कर सकते हो इसको फिनिश। कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन नाउ। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, फिनिश्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिफोर आई गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा देता हूँ एक। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है यूजुअली। कंसेप्चुअल एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू में आता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये पता होगा तो आप वो एमसीक्यू कर पाओगे। फिर एक मैं एमसीक्यू करा देता हूँ छोटा सा। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि सपोज दिस इज अ सर्कुलर रिंग। ये एक मेटल की रिंग है, इट्स अ मेटल रिंग। इट इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मेटल रिंग केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस मेटल रिंग के ऊपर एक मैग्नेट है, ऐसे। ये देखो, एक मैग्नेट है इसके ऊपर। सी द मैग्नेट, ठीक है? इस मैग्नेट को हमने रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये मैग्नेट को हमने रिलीज कर दिया, तो मैग्नेट नीचे गिरना चालू करेगा। नॉर्मली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, व्हेन यू रिलीज एनी ऑब्जेक्ट नॉर्मली, तो आपको पता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे नॉर्मली छोड़ देते हो तो वो नीचे गिरता है विथ हाउ मच एक्सेलरेशन? 9.8। मतलब जी के साथ गिरता है, उसकी एक्सेलरेशन जी होती है। देखो मैंने लिखा है जी के साथ गिर रहा है, लेकिन इसके नीचे मेटल की रिंग लगी हुई है। तो क्वेश्चन ये आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये नीचे गिरेगा, जब ये रिंग में से पास होगा या नीचे गिरेगा, इसकी एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? इस एक्सेलरेशन विल रिमेन जी, और इट विल हैव अ एक्सेलरेशन मोर देन जी, और इट विल हैव अ एक्सेलरेशन लेस देन जी। ये तीन ऑप्शंस होते हैं। जी के साथ गिरेगा, मोर देन जी के साथ गिरेगा, कि लेस देन जी के साथ गिरेगा? लेस देन जी। तो बालाजी मूपनार कह रहा है कि लेस देन जी। हाँ बालाजी, लेस देन जी बोल रहे हो आप। तो बालाजी थोड़ा रीजन भी बताएगा मुझे कि क्यों लेस देन जी है। बालाजी माइक ऑन करो एंड टेल मी द रीजन व्हाई यू आर सेइंग लेस देन जी।
सर वो फ्लक्स भी अपने वो नॉर्थ पोल बनाएगा ना, उसको अपोज करने के लिए फ्लक्स चेंज को। रिंग में मतलब आप बोल रहे हो रिंग में करंट इंड्यूस होगा, ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ मतलब वो करंट इंड्यूस करके फ्लक्स बनाएगा, जो कि वो नॉर्थ पोल बनेगा रिंग का, तो वो अपोज करेगा उसके मोशन को। हाँ ठीक है, करेक्ट है, सिंपल है आई थिंक क्वेश्चन। स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ये ऊपर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, मतलब इस रिंग में करंट इंड्यूस होगा, ऐसे कुछ एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। तो करंट से क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो सबको समझ में आ रहा है कि लेस देन जी होगा एक्सेलरेशन, इट विल बी लेस देन जी। यस करेक्ट है, इट विल बी लेस देन जी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सोच के आंसर देना। जब ये मैग्नेट पूरा रिंग में से निकल जाएगा, मैग्नेट इधर पहुंच गया, हालांकि एमसीक्यू में ये अभी तक पूछा नहीं है, बट कभी पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स अ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय मी, मैंने सोचा है ये, आप इसका आंसर दो। अगर ये मेटल में से पास हो गया, रिंग में से नीचे पहुंच गया, नीचे पहुंचने के बाद अब मतलब ये पास हो चुका है ऑलरेडी, यहां पर इसकी एक्सेलरेशन जी होगी, आगे गिरने की जो एक्सेलरेशन है वो जी होगी, लेस देन जी होगी कि मोर देन जी होगी? थोड़ा सोचो। जब ये नीचे गिर चुका है, इट इज ऑलरेडी पास थ्रू द रिंग, यहां पर क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन जी होगी, लेस देन जी जी, कि मोर देन जी, क्या होगी? लेस देन। लेस देन जी। क्या लगता है, लेस देन जी होगा? हाँ करेक्ट है, इट्स करेक्ट। मुझे लगा कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर पहले लेस देन जी है तो पास होने के बाद मोर देन जी हो जाएगा, या तो इक्वल टू जी हो जाएगा। नहीं, बाद में भी लेस देन जी रहेगा, क्योंकि जब ये मैग्नेट नीचे गिर रहा है, मतलब दिस मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से अवे जा रहा है ना, रिंग से अवे जा रहा है, तो रिंग उसको अवे जाने भी नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही अवे जाएगा फ्लक्स चेंज होंगे ना, तो ये रिंग उसको अवे भी जाने नहीं देगी। दैट्स व्हाई यू आर करेक्ट। तो दोनों केसेस में, ऊपर हो या नीचे हो, दोनों केस में लेस देन जी एक्सेलरेशन के साथ ही गिरेगा ये। ठीक है, क्लियर? हाँ, आई थिंक ये क्लियर है पूरा। ठीक है, एक और कंसेप्चुअल एमसीक्यू आता है, वन मोर कंसेप्चुअल एमसीक्यू, वो मैं बता देता हूँ, ये नोट कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू, सी डू इट। सपोज ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, देयर इज अ वायर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। ठीक है, इस वायर के आसपास मैंने एक मेटल का रिंग रख दिया है, एक थिन रिंग रखा है, देखो रिंग मेटल का ऐसा है, एक ये रिंग रखा है मैंने, रिंग नंबर 1, और एक रिंग मैंने ऐसे रखा है, ये है रिंग नंबर 2। दोनों में फर्क पता है क्या है? जो रिंग नंबर 2 है ना, द रिंग नंबर 2 देखो, द इन द प्लेन ऑफ दिस रिंग, जो ये रिंग नंबर 2 का जो प्लेन है ना, उस प्लेन में ये वायर भी लाया कर रही है। द वायर एंड द plane of the ring 2, the ring 2 and the wire both are in the same plane, ring 2 and wire both are in same plane, लेकिन ring 1 जो है ना, ring 1 का जो plane है, it is perpendicular on the wire, wire 1 is perpendicular on the plane of the ring 1। दोनों रिंग दिख रही है कैसे रखी हुई है ना? अब देखो क्वेश्चन ये होता है कि जो करंट है ना, सपोज दिस करंट इज इंक्रीजिंग, ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीजिंग करंट है, करंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। सो रिंग 1 और रिंग 2 में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, पहले वो चाहिए। इनकेस अगर होगा तो वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज दिखेगा, वो पूछा है। जैसे आपको दिख रहा है ये रिंग, इस रिंग में से एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा कि क्लॉकवाइज, वो भी पूछा है। और पहले तो ये पूछा है करंट इंड्यूस होगा भी कि नहीं होगा इंड्यूस, पहले वो, अगर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, वो पूछा है। थोड़ा आप सोचना चाहेंगे, यू थिंक ओवर इट। करंट इज इंक्रीजिंग इन द वायर, what will happen to the current induced in the ring 1 and 2? I am giving you 2 minutes time to think over it. 2 मिनट दे रहा हूं मैं सोचने के लिए, think and then answer me, okay? सोचो थोड़ा।
थिंक। बालाजी मूपनार कह रहा है कि सेकेंड रिंग में एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा करंट। ओके, राइट है कि रॉन्ग है मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट रिंग का बताओ फिर, फर्स्ट रिंग के साथ क्या होगा? सर फर्स्ट रिंग में नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? सौरभ बोल रहा है। हाँ सर। फर्स्ट रिंग में मतलब करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये वायर, वो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड तो ये वायर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो फिर उसको फोकस करने के लिए कैसे वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मतलब जो फर्स्ट रिंग है उसमें क्यों नहीं इंड्यूस होगा, वो समझ में नहीं आया। क्या बोला आपने? फर्स्ट रिंग में क्यों नहीं इंड्यूस होगा, वो समझा नहीं मुझे, अच्छे से क्लियर करो ना, क्या बोल रहे हो? सर जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा प्रोड्यूस बाय द वायर वायर। होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर। हाँ, हाँ सर। क्या हुआ उसको सर मैग्नेटिक फील्ड को? सर वो इसके प्लेन में आ जाएगी, मतलब जो वायर रखा हुआ है वो उसके प्लेन में आ जाएगी, तो इसलिए नहीं बना पाएगा वो फर्स्ट वाला वायर। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो क्या कि फर्स्ट रिंग में से फ्लक्स पास ही नहीं होंगे, ऐसा बोलना है? हाँ सर, पास नहीं होंगे वो, उसके प्लेन में रहेंगे ऐसे राउंड अच्छा। राउंड। तो सौरभ रजक बोल रहा है कि जो फर्स्ट रिंग है उसमें से फ्लक्स ही नहीं जाएंगे, फ्लक्स जाएंगे ही नहीं। तो फ्लक्स जाएंगे नहीं तो ईएमएफ का इंड्यूस होगा? सेकंड फ्लक्स, सेकंड रिंग से जाएंगे फ्लक्स, सेकंड रिंग से। आई एम आस्किंग। हाँ सर, सेकेंड रिंग। ठीक है हाँ सर, स्टूडेंट्स, सेकेंड रिंग से जाएंगे। ठीक है। मुझे आई होप आप सबने थोड़ा दिमाग लगाया होगा इसके ऊपर। जिनको है वो लगाएंगे, जिनको है ही नहीं वो क्या लगाएंगे। आई होप आपने अपना दिमाग लगाया इसके ऊपर। अब मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। राइट आंसर ये है कि जो फर्स्ट रिंग है ना, उसमें जो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। नो इंड्यूस करंट इन द फर्स्ट रिंग। फर्स्ट रिंग में होगा ही नहीं इंड्यूस्ड। सेकेंड रिंग में इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बालाजी मूपनार ने करेक्ट आंसर दिया है। बालाजी हैज गिवन करेक्ट आंसर। अच्छा है, मतलब आप भी बालाजी पढ़ रहा है। मुझे लगा आज भी पानी पीने जाएगा वो, नहीं, ही इज स्टडिंग नाउ। गुड बालाजी, कीप इट अप। ऐसे ही पढ़ते रहो तो थोड़ा आपका दिमाग चलने लगेगा, ठीक है, नहीं तो रुक जाता है फिर वो। ठीक है, सो नो इंड्यूस करंट इन द फर्स्ट रिंग। वेरी गुड। जिनको अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि सर ये आंसर कैसे आए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सी दिस, फर्स्ट वायर में ऐसा करंट है। सो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, याद है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट करो, दिस माय फिंगर्स विल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे है। सो ये जो मैंने बनाया ना एरोस, दिख रहा है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेटिक लाइंस फर्स्ट रिंग से पास ही नहीं हो रहे। देयर आर नो मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द फर्स्ट रिंग। फर्स्ट रिंग से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहे। कोई भी मेटल रिंग में से ऐसे फ्लक्स नहीं जा रहे ना, ऐसे नहीं जा रहे। सो फ्लक्स आर नॉट पासिंग थ्रू फर्स्ट रिंग। फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट रिंग इज 0। अब जब फ्लक्स जा ही नहीं रहे तो वो चेंज कैसे होंगे? तो फर्स्ट रिंग में से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे हैं, हेंस ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट रिंग का आंसर 0 है, करेक्ट। याद रखना ये चीज। सेकेंड रिंग पे आ जाओ। ये देखो, ये वापस मैं वही कर रहा हूँ। सी, अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो ये देखो, यहां पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इनसाइड द रिंग जा रही है, इनसाइड द रिंग। और ये क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी।
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, थिंक इट इज इंक्रीजिंग, मतलब इस कॉइल में से इंक्रीजिंग फ्लक्स जा रहे हैं, तो इनको अपोज करने के लिए ये कॉइल अपना नॉर्थ पोल डेवलप करेगी ना। यहाँ पे नॉर्थ पोल से फ्लक्स ऐसे स्टार्ट होंगे, ऐसे वो फ्लक्स इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। सो सेकेंड रिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आई? हाँ, सो दिस इज अ वे यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर? क्लियर है? हाँ, ओके। सो चलो, आई थिंक ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू। एक न्यूमेरिकल मैं आपको अभी होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करके आओ प्लीज घर से। आई एम गिविंग वन न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क, यू ट्राई इट एंड कम टुमारो। ठीक है, राइट ऑन द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन लिखो। हाँ, 2 coils, right on, 2 coils having areas in the ratio, 2 coils having areas in the ratio 1:2, having areas in the ratio 1:2 are kept in the same magnetic field, are kept in the same magnetic field. Okay, full stop. If the EMF induced in the coils, if the EMF induced in the coils is the same at any instant, if EMF induced in the coil is the same at any instant, ठीक है, then find the ratio of number of turns, then find the ratio of number of turns in the 2 coils, ratio of number of turns in the 2 coils. ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन करके आओ, और जो भी मैंने आज टॉपिक पढ़ा है ना, थोड़ा सा रिवाइज करके आओ प्लीज। आज जो सेल्फ इंडक्शन खास करके रिवाइज करके आओ, कि कल जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो सेल्फ इंडक्शन के आगे बढ़ेगा। फिर यू शुड नो द सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा सेल्फ इंडक्शन पढ़ के आओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाकी इसको।